ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्होत्रा हाउस। अब तक श्वेता घर पहुंच चुकी थी। अंजलि काफी देर से ड्राइंग हॉल में बैठकर श्वेता का इंतजार कर रही थी। अक्सर जब श्वेता को फार्मेसी पर देर हो जाती थी तो वह पहले ही अंजलि को मैसेज या कॉल से सूचना दे देती थी, लेकिन आज ना तो श्वेता ने अपनी तरफ से कोई मैसेज या कॉल किया था और ना ही अंजलि के कॉल का अपना फोन उठाया था। जब अंजलि ने फार्मेसी में फोन किया तब उसे पता चला कि श्वेता देर तक वहीं पर रुकी हुई थी। यह जानने के बाद अंजलि वहीं ड्राइंग हॉल में बैठकर श्वेता के आने का इंतजार करने लगती है। वह जानना चाहती थी कि ऐसा भी क्या हुआ था कि अंजलि को अपनी माँ की चिंता की भी सुध बुध नहीं रही थी। ऐसी भी कौन सा जरूरी उसके सिर पर आ पड़ा था कि उसने कॉल भी नहीं उठाई थी, यहाँ तक कि वहाँ से निकलने के बाद भी फोन नहीं किया था। जैसे ही श्वेता घर पहुंचती है, अंजलि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और श्वेता के पास पहुंच जाती है। ध्यान से श्वेता के चेहरे की तरफ देखने पर वह आसानी से महसूस कर पाती है कि श्वेता काफी परेशान है। हालांकि श्वेता ने काफी कोशिश की, वह अपने चेहरे के भाव को छुपा सके, लेकिन अपनी माँ से अपने मन के हालात को छुपाने में नाकामयाब रहती है। अब अंजलि श्वेता से सीधे सीधे कुछ नहीं पूछती, पहले उसके सिर पर अपना हाथ रखती है और फिर मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से कहती है, क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रही हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। तुम लोगों की यही हरकतें रही तो किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। क्या इन सब हरकतों के लिए क्रिस पहले ही कम था कि अब तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ी हो? इससे पहले कि अंजलि अपनी मीठी शिकायतों को और आगे बढ़ाती, श्वेता झट से अंजलि के गले लग जाती है और श्वेता की आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। अंजलि श्वेता को अपनी ममतामयी बाहों में भर लेती है और उससे तुरंत कुछ नहीं पूछती। कुछ ही देर में यह बहाव फूट फूट कर रोने में बदल जाता है। अंजलि ऊपर से खुद को काफी मजबूत दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर माँ का दिल टूटने लगता है। अपने ही बच्चों को इस तरह बाहों में बिखरते देखकर एक माँ पर क्या बीतती है वह उसे जता नहीं सकती, लेकिन उस तकलीफ से भी कहीं ज्यादा तकलीफ महसूस करती है जो उसके औलाद महसूस कर रही होती है। अंजलि का बस चलता तो जन्नत की खुशियां श्वेता की झोली में रख देती, लेकिन इस वक्त तो वह यह जानती भी नहीं थी कि श्वेता को क्या हुआ है। लेकिन फिर भी उसने अनुमान लगा लिया था कि हो न हो यह मामला लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ होगा। अंजलि प्यार से श्वेता के सिर पर हाथ फिराने लगती है। अब श्वेता और भी ज्यादा कसकर अंजलि को पकड़ लेती है। जब अंजलि देखती है कि श्वेता का रोना किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा है तो वह उसके कमर को सहलाती है और फिर उसे खुद से अलग करते हुए वहां रखे हुए सोफे के पास लेकर जाकर बिठा लेती है। फिर टेबल पर रखे हुए एक गिलास में पानी लेकर उसे देते हुए कहती है, अब शांत हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बहादुर बेटी इस तरह से फूट फूट कर रोएगी तो उसकी मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ जाएगी। इस तरह रोने से मुसीबत का हौसला बढ़ता है और सामना करने से मुसीबत खत्म हो जाती है। और श्वेता किसी तरह से अपने रोने पर काबू पाती है, लेकिन उसकी सिसकियां अभी भी बंद नहीं होती। अंजलि उसे शांत करने और समझाने के लिए कहती है, अब बस भी करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी बहादुर बेटी की तबीयत रो रो कर खराब हो जाएगी। अब तबीयत खराब होने के लिए भी कोई जायज वजह होनी चाहिए। फिर अपनी गर्दन को हिलाकर श्वेता की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे अगर कोई जायज वजह नहीं भी है तभी तुम मुझे बता सकती हो। श्वेता बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बताएं और कैसे बताएं। इसके अलावा उसके मन में अजीब सी शांति और खामोशी घर कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह कुछ कहना ही नहीं चाहती। श्वेता अपना चेहरा नीचे कर लेती है। अब अंजलि अपनी जगह से उठती है और उसके सिर पर हाथ रखने के बाद कहती है, थोड़ा कुछ खा लो, पेट भरा होगा तो दिमाग फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेगा
और साथ साथ हम कुछ बातें भी कर लेंगे। शायद उससे तुम्हारा मूड कुछ चेंज हो जाए, फिर तुम बता पाओगी कि क्या हुआ है। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम बताओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर वह श्वेता के साथ डिनर टेबल के साथ रखी हुई कुर्सियों पर बैठ जाती है और अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाना शुरू करती है। श्वेता का मन बदलने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर देती है। आज मिसेज अरोड़ा घर पर आई थी। यहाँ से बात शुरू करके वह एक एक करके सारी बात बताती हैं और फिर अंत में कहती हैं। उनकी हर बात अपनी बेटी से शुरू होती है और अंत में तुम पर आकर खत्म होती। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिना कंपटीशन रखे ही उनकी बेटी में और तुम्हारे बीच कंपटीशन चल रहा है। फिर हंसकर आगे कहती है, एक बात तो है कि मिसेज अरोड़ा तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, लेकिन यह तय है कि जिस दिन उनकी बेटी तुम्हें मिलेगी तो जरूर शिकायत करेगी। मुझे तो लगता है उसने मन ही मन इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हें घोषित कर दिया होगा। अंजलि महसूस करती है कि अब तक श्वेता सम्मानित हो गई थी। अब वह 2 पल की खामोशी के बाद श्वेता से कहती है, क्या तुम अब कुछ बताना चाहोगी या हम उस बात को ऐसे ही छोड़ दें? अब एक पल चुप रहकर श्वेता अपनी माँ से कहती है, मैं जो कुछ चाहती हूँ जब वह नहीं होता तो मुझे बुरा लगता है, पर ऐसा इस दुनिया में हर इंसान के साथ होता है। यह एकदम सामान्य है, लेकिन मैं जो नहीं चाहती उसके नहीं होने पर भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करूँ, खुद को इन परिस्थितियों से जीतने के लिए कैसे तैयार करूँ। इतना कहने के बाद श्वेता विस्तार से सारी बात बता देती है कि आज क्या क्या हुआ था। अब अंजलि श्वेता के गाल पर अपना हाथ रखती है और उसे बड़े ही प्यार से देखती है। फिर उसके माथे को चूमते हुए वहां से उठ खड़ी होती है। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, श्वेता बोल पड़ती है, आप परेशान मत होइए माँ, बस मुझे यह बात किसी से कहनी थी इसलिए आपसे कह दी। मुझे अभी किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। अब आप जाकर सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर श्वेता अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। अंजलि अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भाव विभोर हो जाती है और उसकी आंखों से सैलाब बह निकलता है, जिसे वह इतनी देर से रोककर बैठी हुई थी। ठीक इसी वक्त अंजलि के पीछे की तरफ से किशन मल्होत्रा आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वह दोनों माँ बेटी की सभी बातों को कमरे से ही देख और सुन रहे थे। किशन का स्पर्श पाकर अंजलि उसके सीने से लग जाती है। किशन उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, वह बहुत समझदार और साहसी लड़की है। देखना, अपनी इस समस्या से भी वह खुद ही बाहर आ जाएगी। सन्याल पार्टी ऑफिस। तभी अनिका को आनंद सन्याल अपनी आंखों के सामने से उसी ओर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सन्याल की निगाह अनिका पर नहीं पड़ती क्योंकि वह एक ओर छिपकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही आनंद सन्याल वहां से गुजरता है, अनिका उसे हाथ से पकड़कर खींच लेती है। फिर सन्याल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ नीब जैसा ऑर्नामेंट दिखाती है और पूछती है, यह क्या है? आनंद सन्याल कहता है, क्या तुम पर इससे भी अटैक किया गया है? अब अनिका सिर्फ उसे घूर कर देखती है। आनंद अनिका के देखने के तरीके से समझ जाता है कि इसका जवाब हाँ ही है। अब आनंद सन्याल अनिका को जवाब देता है, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम कि यह क्या है। इसके बाद उसे अनिका के हाथ से लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी अनिका अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और आनंद से कहती है, चुपचाप यहीं खड़े रहो। इस पर आनंद जवाब देता है, क्या तुम्हें मेरी जान की परवाह हो रही है? अच्छा लगा यह जानकर। इस बार अनिका से रहा नहीं जाता और वह कहती है, बड़ी ही घिनौने किस्म के इंसान हो तुम। फिर भी तुम्हारी खुशफहमी के लिए याद दिला देती हूँ कि मेरी रुचि फिलहाल तुम्हारी मौत में है, जिंदगी में नहीं। अगर वह इंफॉर्मेशन मुझे तुमसे नहीं चाहिए होती तो अब तक कब का तुम अपनी सांसें छोड़ चुके होते। इस पर आनंद मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हर चाहत मंजूर है। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिर से याद दिला देता हूँ। फिर एक सेकंड रुक कर दोबारा कहता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि यह अटैक मुझ पर हो रहे हैं।
इसलिए मैं इस हाउस से बाहर जा सकता हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपनी ढाल बनाकर यहाँ से बाहर निकल सकती हो। अनिका खामोश होकर कुछ सोचने लगती है कि तभी एक पल खामोश रहने के बाद आनंद सन्याल कुछ सोचने के अंदाज में आगे कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा है। अगर देखा होता तो शायद वह तुम पर गोलियों से वार नहीं करते। आनंद सन्याल की बात सुनकर अनिका उसकी ओर देखती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, अपने कमरे में वापस चलो। इससे पहले कि आनंद सन्याल कोई जवाब देता अथवा आनाकानी करता, अनिका उसे गर्दन के पीछे की तरफ से कॉलर से पकड़ते हुए वापस उसे कमरे की तरफ चली जाती है। आनंद सन्याल अनिका के पावर के बारे में काफी कुछ सुन चुका था, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ देखकर आज उसे इसका अनुमान भी अच्छी तरह से हो गया था। नाजुक से दिखने वाली लड़की मानो लोहे की बनी हुई थी। कमरे में पहुंचने के बाद वह सन्याल को धक्का दे देती है और कमरे के दरवाजे को ठीक से बंद कर देती है। वहां पहुंचने के बाद आनंद सन्याल कहता है, क्या तुम्हें मेरा कमरा इतना पसंद आया कि यहाँ से बाहर निकलने की जगह पर तुम वापस यहीं आ गई हो, वह भी मुझे साथ लेकर। अनिका बड़े ही गंदे एक्सप्रेशन देती है, जैसे कि उसे आनंद की हर एक बात के बदले में उसे जान से मार देने का मन कर रहा हो। लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू रखती है और उससे कहती है, अपना लैपटॉप लेकर आओ। आनंद सन्याल बिना एक शब्द कहे इस कमरे के कोने में रखी हुई टेबल के ड्रॉवर से लैपटॉप निकालता है और अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका उसे ओपन करती है कि तभी आनंद कहता है, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है जिससे तुम्हारी कोई मदद हो सके। लाओ मैं इसका पासवर्ड डालकर लॉक खोल देता हूँ। लेकिन अनिका उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और लगातार अनिका की उंगलियां उसके कीपैड पर तेजी से चलती हुई दिखाई देती है। आनंद थोड़ा हैरान होता है और लैपटॉप में झांकता है तो देखता है कि बिना पासवर्ड के भी अनिका उसे खोलने में कामयाब हो गई थी। दरअसल अनिका ने उसका लॉक तोड़ दिया था। इसके बाद अनिका अपने आईडी में लॉगिन करके वहां से कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करती है। इसके बाद पूरे सन्याल पार्टी ऑफिस में मौजूद सभी हिडन कैमराज को कुछ ही पलों में ढूंढ निकालती है। फिर उन सभी का एक्सेस अपने हाथों में ले लेती है। जहां एक और अनिका अपने काम को अंजाम दे रही थी, वहीं आनंद का ध्यान इस बात से हटकर कहीं और ही भटक रहा था। आनंद सन्याल के दिमाग में अभी भी यही सवाल गुज रहा था, अगर उन्होंने अनिका का चेहरा देखा है तो फिर उस पर अटैक क्यों किया, और अगर उसका चेहरा नहीं देखा है तभी ऐसा जानलेवा हमला क्यों किया। अगर वह उसे कोई और समझकर मारना ही चाहते थे तो मेरे कमरे से बाहर जाने का भी इंतजार कर सकते थे। उसे मारने की इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐसा क्या हो सकता है? क्या माँ साहब की तरफ से जारी किया गया कोई ऐसा फरमान तो नहीं जिसकी मुझे जानकारी ही न हो? क्या सच में वह अनिका की जान लेना चाहते हैं? क्या उनके पास अनिका का कोई विकल्प मौजूद है, या फिर ऐसी कोई जानकारी उनके पास है जिनकी वजह से अब उन्हें अनिका की जरूरत नहीं रह गई। इधर आनंद सन्याल अपनी उधेड़-बुन में था, वहीं अनिका इस वक्त पूरे हाउस में मौजूद चप्पे चप्पे को देख रही थी। यह कैमरा हाउस के अंदर ही नहीं बाहर भी कई जगह पर काम कर रहे थे। अनिका देख पाती है कि वह जिस रास्ते से आई थी उस पूरे रास्ते में भी एक पॉइंट ऐसा था जहां से अनिका को आते हुए देखा गया होगा। अनिका वीडियोज के स्टोरेज में जाकर चेक करती है कि यह लोग उसे पहचान चुके हैं अथवा नहीं, उसका चेहरा कैप्चर हुआ है अथवा नहीं। सब कुछ ठीक तरीके से देख लेने के बाद वह पूरे कैमरा सर्विलांस को हैक करके उसके सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है कि अब वह मात्र जगह जगह छिपे हुए खिलौने के और कुछ नहीं रह गए थे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, यह तो शुरुआत थी। अनिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब वह अपनी हकीकत को इन दीवारों के घेरे से बाहर जाने से कैसे रोकेगी।